आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। की तरफ से पैलेस्टाइन के लिए सॉलिडारिटी के लिए उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये पूरा जो है वीक, ये पूरा हफ्ता जो है मनाया जा रहा है और पूरे देश भर में इसको लेकर जो है गतिविधियां चल रही हैं। इसी के साथ साथ इसी को लेकर हमने मुंबई में भी ये कोशिश की कि हमारे साथ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस और जो मुंबई में महाराष्ट्र में काम करने वाले जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी हम जो है उनके साथ यहाँ पर बैठकर कुछ बातचीत इस पर जो है आप तमाम जो हम सॉलिडरिटी पैलेस्टाइन जब कह रहे हैं तो ये समझने में आता है कि ये एक जंग वहाँ नहीं चल रही बल्कि एक जेनोसाइड हो रहा है। इसलिए कि यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट अभी हालिया रिसेंट दिनों में जो आई उसमें ये है कि 3 में से 1 बच्चा भूख से मरने पर वहाँ मजबूर है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि एक लाइव स्ट्रीम में जेनोसाइड हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहले हिस्ट्री में बाद में मालूम पड़ता था कि जेनोसाइड हुआ, लेकिन यहाँ तो टीवी पर बैठे हुए लोग देख रहे हैं। मगर अफसोस या सैडनेस इस बात पर है कि उस पर आवाज़ उठाने जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको हमारे देश में परमिट नहीं दिया जा रहा। और दूसरा इंस्टीट्यूशन हमारी जमहूरियत का कोर्ट होता है, वहाँ से ये स्टेटमेंट आता है कि हम इजराइल से दुश्मनी नहीं ले सकते। तो आखिर जो हमने सेकुलरिज्म, ह्यूमनिज्म, डेमोक्रेसी जिसको लेकर पूरा वर्ल्ड वाइड ये हमारा नैरेटिव था कि इससे हम एक अमन कायम करेंगे, पूरी ह्यूमैनिटी को क्या पहुंचाएंगे, फायदा। लेकिन आप देखिए कि वर्ल्ड वाइड की ड्यूअलिटी है कि कहीं टेररिज्म के नाम पर डिक्टेटरशिप जारी है। आप अंदाजा कीजिए कि जहां उनको जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर उठा रहे हैं। आज ब्रिटेन या अमेरिका का मामला ले लीजिए तो कितना डुअल उनका कैरेक्टर है कि वो डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, लेकिन वहीं आप देखिए कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन या जो जंग के लॉज हैं उसका वायलेशन जिस पर पूरी यूनाइटेड नेशन कह रहा है, लेकिन कोई मुल्क उसको रोकने के लिए तैयार नहीं। तो क्या हम पूरे वर्ल्ड को एक जंगल का कानून बना देना चाहते हैं? आप अगर देखें कि जो लोग टीवी पर उन बच्चों को रोते हुए देखकर क्या दर्द ह्यूमैनिटी का या इंसानियत का मर गया है, और उसके ऊपर आवाज उठाने पर भी क्या किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। तो मैं ये बात कहूँगा आज के इसमें ये देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ये बात कही जाती है कि पैलेस्टीन का मसला 8 अक्टूबर से ये मामला उठा, लेकिन दरअसल आप देखेंगे कि 1948 से ये मसला चल रहा है। वो लोग जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है कि ये टेररिस्ट है। हालांकि मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए गर्व होता है, कहा जाता है हमारे देश में जब मुल्क की आज़ादी के लिए लोग लड़ते हैं तो गर्व से कहते हैं कि उन्होंने लड़ा, लेकिन इनको टेरर कहा जा रहा है, इनको इनका राइट नहीं दिया जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पैलेस्टीन जो पब्लिक है, वहाँ की जो अवाम है, इन्होंने 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने जो अपनी जानें दी है वो दरअसल उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ दी है जो जमहूरियत और ह्यूमनिज्म के क्या है, खिलाफ है। अगर हम नहीं उठे तो वो हमको बता रहे हैं कि किस तरह जो वैल्यूज हम खुद तय करते हैं उसके खिलाफ कैसा हमें खड़े होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ टीवी स्क्रीन की देखने तक हम लिमिटेड हो गए। फिर दूसरी चीज आप देखिए, वहां पर जो जुल्म हो रहा है, जस्टिस जिसका आप नाम लेते हैं वो कहाँ है? क्या वो जस्टिस के लिए वो लोग जो इंसाफ पसंद है उन लोगों को उठकर आगे नहीं आना चाहिए? उन लोगों को ये मसला पैलेस्टीन का नहीं बल्कि हमारी यूनिवर्सल वो वैल्यूज जो हमने खुद एक कॉलोनाइल दौर के बाद तय की थी कि नहीं, अब हम पूरे वर्ल्ड को क्या बनाएंगे, शांतिपूर्ण बनाएंगे। और उसके लिए एक मुल्क है जो हर चीज का वायलेशन करता है लेकिन उसके खिलाफ कोई
नहीं बोल पाए। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मसला सिर्फ फ़लस्तीन मुल्क का नहीं है, बल्कि ये मसला उन वैल्यूज़ का है जो हमने खुद, यूएनओ ने खुद, पूरी वर्ल्ड ने खुद उसको क्या किया, तय किया। हम हमारे मुल्क का इस पहलू से तो वेलकम ज़रूर करते हैं कि उसने यूनाइटेड नेशन में भी 3 दिन पहले ये बात कही कि वहाँ जंग रुकनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बोलने से काम होगा। हम विश्व गुरु का दावा करते हैं तो उसको जो आगे बढ़कर इसमें अपना रोल अदा करने की क्या थी, ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें जो पूरी पैलेस्टाइन में हो रही है, तो आप हजरात से भी हमारी जो रिक्वेस्ट है कि एक बड़ा डेमोक्रेसी का पिलर मीडिया होता है, तो एक मीडिया तो वो है जो सही बात को लाता है और एक मीडिया वो है जो उसको नहीं लाता। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उन लोगों के लिए जहाँ ये सब ह्यूमनिज्म के, ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन है, डेमोक्रेसी का वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, पूरे जो जंग के कवानीन है उसका वायलेशन है, उसके खिलाफ आप क्या करें, पब्लिक राय बनाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी पर ये बात आए कि वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। ताकत इसलिए नहीं है कि जुल्म की जाए, ताकत इसलिए होती है कि लोगों को क्या दिलाया जाए, जस्टिस दिलाया जाए। तो यही बात मैं आपसे कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ये मसले को सिर्फ फ़लस्तीन का मसला या पैलेस्टाइन का मसला ना समझिए। और हमारी पहले की जो पॉलिसी रही उससे हमने दो के यूटर्न लिया, लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश नहीं की कि इंसानियत के हवाले से तो हर लोग को खड़े होना चाहिए। और ये जो यहाँ कोर्ट ने, मैं आखिर में ये कहूँगा, ये जुमला मुझे जब सुनने में आया तो इतना दुख हुआ, सैड हुआ हाई कोर्ट की इस बात पर कि वो ये कहता है कि हम इजराइल से दुश्मनी लें। यानी इसका मतलब ये है कि राइट ऑफ स्पीच या बोलने की जो आज़ादी है, ये भी हमको दूसरे लोग बताएंगे कि किस पर बोलना चाहिए, किस पर नहीं। वो ये कहते हैं कि इंडिया में बहुत से मसाइल हैं, आप सिर्फ इस पर क्यों बोल रहे हो? अरे इंडिया के हर मसले पर इंसान बोलने के लिए तैयार है, हमारे भारत के। लेकिन जहां इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है, उसका दर्द अगर हमारे अंदर नहीं होगा, जो हमारी सभ्यता रही है पहले भारत की, तो उसके खिलाफ भी बोलने की आप इजाज़त नहीं देंगे, तो फिर हमारा मुल्क भी क्या डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ रहा है? इस पर हमको सोचना चाहिए। थैंक यू। जो आज़ादी के लिए लड़े, उनके साथ हम हमेशा रहे हैं। अमेरिकन सिविल राइट्स से लेकर हर एक आज़ादी की लड़ाई, जो कॉलोनियल राष्ट्र थे, जो कॉलोनाइज्ड राष्ट्र थे, उनकी सबकी आज़ादी की जंगों में हमने उनके साथ खड़े रह के, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाइयों को प्रोत्साहन दिया। फिलिस्तीन के लिए भी जब PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट ने करार किया था, तब हिंदुस्तान ने यासिर अराफत साहब को स्टेट गेस्ट कहकर उनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के मान मर्तबे के साथ दिल्ली बुलाया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका फेलिसिटेशन किया था। और उस वक्त से आज में जो बदलाव आया है वो एक बहुत भयंकर बदलाव है, और इसकी से जड़ है जो इस्लामोफोबिया हमें पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, वो इसकी जड़ है। हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान और हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, बहुत सरकारी पैट्रोनेज के साथ ये किया जा रहा है, उसका सीधा असर जो जुडिशरी की आपने बात की, वो भी एक उसी की तरफ दिखा रहा है कि जुडिशरी भी कितनी हमने सुना था कि जस्टिस ब्लाइंड होता है, पर उसका मतलब नहीं होता कि जो जस्टिसेस होते हैं वो भी अंधे हो जाए और बहरे हो जाए। गांधी जी के 3 बंदर न्यायाधीश नहीं बन सकते, ये हमने सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, और ये कहना जरूरी है कि ये फितरत के खिलाफ हमने आवाज जरूरी है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि जो भी चीज पर हमें लगे कि हमने विरोध करना चाहिए या हमारा ओपिनियन जाहिर करना चाहिए, उसका अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया, और न्यायतंत्र भी हमें उससे वंचित नहीं रख सकता। रही पेट्रियोटिज्म की बात, तो पेट्रियोटिज्म से ह्यूमैनिटेरियनिज्म ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और
हमारे जिसमें हमारी सभ्यता में वसुधैव कुटुंबकम की बात जहाँ की गई हो, वहाँ दुनिया का कोई भी इंसान अगर भूख या अपने अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित हो तो उसके साथ हमदर्दी जताना हमारा फर्ज और कर्तव्य बन जाता है। तो ये सारी बातों के लिए हमने हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और आज जब एक के बाद एक डेमोक्रेसी के हमारे जो खंभे हैं, जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं, वो उन्हें जब क्षति पहुंचाई जा रही है, उन्हें जब कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उन्हें जब कमजोर किया जा रहा है, तो हमने उनको भी अपना कर्तव्य समझाना और सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपने निजी तौर पर मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जो कमेंट्स किए अपने जजमेंट में, हाँ वो जरूर जजमेंट दे सकते हैं कि भाई तुम्हें परमिशन मिलेगी या नहीं, पर उस जजमेंट में जो बाकी की सारी बातें की है उसका खंडन और निंदा करना बहुत जरूरी है। और उस न्यायाधीश की ह्यूमैनिटेरियन जो ये हुई है, क्षति हुई है, उसके ऊपर उसका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि इंसानियत, जस्टिस का, न्याय प्रणाली का इंसानियत एक बहुत बड़ा पहलू होता है और लगता है कि वो न्यायाधीश अपनी इंसानियत भूल गए हैं। तो ये चीज़ों के बारे में हमने आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से ये बात बहुत ज़ोर से स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी बातें हम चला नहीं देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र यानी लोगों का राज होता है जिसमें सबसे बड़ा अधिकार लोगों का, जनता का होता है। हम किसी की प्रजा नहीं है कि हुक्म के मुताबिक हम कार्रवाई करें, काम करें और गुलामी सहे। तो ये है। और दूसरी बात जो हमने करनी चाहिए कि इसमें एक इंटरनेशनल साजिश है, क्योंकि कई बार नेतन्याहू और इजराइल की गवर्नमेंट ने, उसके कई घटकों ने ये बात कही है कि हम फिलिस्तीन को खाली कर देना चाहते हैं, गाजा में से हम सारे लोगों को हटा देना चाहते हैं। मिनिस्टरों ने कहा है कि हम पूरी नस्ल खत्म कर देना चाहते हैं। ट्रंप ने भी ये कहा कि फिलिस्तीन और गाजा अगर खाली हो जाता है तो जो फ्रेंच रिवियरा है उससे भी शानदार एक अमीरों का प्लेग्राउंड हम वहां बनाएंगे। तो ये जो एक साजिश है, इंटरनेशनल साजिश, उसका ही एक अंग ये है कि फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई नहीं दी जा रही। दुनिया में सब जगह पे ये हो रहा है। और मैं जानता हूँ कि सारे जो जूस है, वो जो ज़ायोनिस्ट सरकार है, उसके अभिप्राय से सहमत नहीं है। उनको मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कि आज नेतन्याहू जो गजा में कर रहा है, वो दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया था, हॉलोकॉस्ट किया था, वही वापस दोहराया जा रहा है। और जिन लोगों ने तब शपथ ली थी कि अब कभी भी दुनिया में ऐसी वारदात नहीं होने देंगे, वो लोगों की चुप्पी के कारण नेतन्याहू आज वही चीज गजा में कर रहा है। तो इसके खिलाफ भी हमने ध्यानाकर्षण करना चाहिए। और इसलिए मैं वापस बधाई एसएफओ को देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन किया है, जिससे हम हमारी बात आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ऐसे मुद्दे पे इस दौर में इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, ये सबसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेप है हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। डेमोक्रेसी जो आज के दौर में पूरी की पूरी तरह दांव पे लग चुकी है। जब इंसानियत ही दांव पे लगी है तो डेमोक्रेसी की हम क्या ही बात करें हमारे देश की। मतलब आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पैलेस्टाइन में वहाँ के सारे सिटीजन्स के ऊपर, मतलब जिस लेवल का नरसंहार हो रहा है, जिसको जेनोसाइड बोले, जिसको मैसेकर बोले, जिसको और कोई लफ्ज हम इस्तेमाल करें, पूरी की पूरी नस्ल खत्म कर दी जा रही है। और ऐसे वक्त में हमारी अगर इंसानियत नहीं जागती, हमारे अंदर से इंसानियत नहीं हमें आवाज देती, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर झांकने की जरूरत है। क्या हम
इंसान कहने के लायक भी बच्चे हैं, और वो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से हमें कुछ चीजें बोली जा रही है कि आप इस पे बात मत करिए, या फिर ये देश का इशू नहीं है, या फिर ये इस इशू पे बात करना ये पेट्रियोटिज्म नहीं है। तो हम बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी पेट्रियोटिज्म जगाने से पहले आप अपनी इंसानियत क्यों नहीं जगा लेते थोड़ी सी। मतलब जो वीडियोस, जो फोटोग्राफ्स और जो जिस लेवल की इंफॉर्मेशन से पूरा इंटरनेट फ्लडेड है अभी, अगर हम इंटरनेट पे जाएंगे और गाजा पैलेस्टाइन डालेंगे तो हमें दिखाई देंगे वो छोटे छोटे रोते हुए बच्चे, जिस तरीके से खून बह रहा है वहां पे, जिस तरीके से कत्लेआम हो रहे हैं, वो देख के हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है अंदर, और फिर भी हम कह रहे हैं कि आप अपने देश की समस्याओं के बारे में बात कीजिए। कौन नहीं कर रहा है? हम हमारे देश में जो समस्याएं हैं उस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कोई रुकावट हमारी भारतीय संविधान हम पे नहीं डालती कि भाई अपने देश में जो आप बात कर रहे हैं लेकिन आपने दूसरे देश के शोषित तबकों के साथ, पीड़ित तबकों के साथ खड़ा नहीं होना है। ऐसे हमारे भारत का संविधान तो नहीं कहता। रादर हमारे भारत का संविधान बिल्कुल ऐसे इसके दूसरी दिशा में हमें एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत हमें कहता है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है, उसके तहत रह के हमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो आप जब ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो क्या आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बात करते? आप वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं बात करते? तो पेट्रियोटिज्म वो है जो हम भारतीय संविधान में लिखे हर एक कलम को हम लोग आके लेके जाए और उसको फॉलो करें, ना कि उस कलम को, उस आर्टिकल को हम नजरअंदाज कर दें अपने स्वार्थ के लिए। तो आप जब ऐसा कहते हैं कि आप पेट्रियोटिज्म अपने अंदर का जगाइए, तो हम पेट्रियोटिज्म जगा के ही ये बात कर रहे हैं कि भारत का संविधान हमें ये कहता है कि इवन जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कह रहा है कि इजराइल ने बहुत सारे नॉर्म्स जो है, जो जेनोसाइड कन्वेंशंस है, वो सारे जेनोसाइड कन्वेंशंस के नॉर्म्स कहीं ना कहीं ठुकरा दिए हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहा है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने या फिर इंटरनेशनल लॉ ने जो कहीं ना कहीं कहा है, वर्ल्ड सॉलिडारिटी कहीं ना कहीं बन रही है, तभी उस वर्ल्ड सॉलिडारिटी में, उस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो सॉलिडारिटी बन रही है उसमें शामिल होना, उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक तरीके से आवाज उठाना, उसके साथ आवाज बुलंद करना, ये भारत का संविधान हमें वो राइट देता है और हमें डायरेक्शंस भी देता है। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 51C में हम पाएंगे। लेकिन आज हमें जिस तरीके से ये बात कही जा रही है, और वो भी कौन से इश्यूज हमें पर्टिकुलरली लेने के लिए बोले जा रहे हैं कि आप ड्रेनेज के इशू क्यों नहीं लेते। मतलब ये मैं कोट कर रही हूँ लाइव लॉ में जो माननीय जस्टिस साहब के जो वर्डिंग्स आए उसको ही कोट कर रही हूँ कि आप ड्रेनेज ब्लॉकेज है, फ्लडिंग है, थ्रोइंग गार्बेज है, पार्किंग, इलीगल पार्किंग जो होती है उस पर बात कीजिए। किसने कहा हम इन सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे? हम इन सारी चीजों पे बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पे इंसान मरते हुए हमें दिख रहे हैं तो हमें इंसानी जिंदगी पे पहली बात करनी है। ये सारी चीजों पे बात होगी, लेकिन क्रम भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप किसके साइड है, आप कौन से तबके के सवाल उठाएंगे? हम वो तबके के सवाल उठाएंगे जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिनको हजारों सालों से कहीं ना कहीं पीड़ित रखा गया है, जिन पे अन्याय अत्याचार हुए हैं, हम उनकी आवाज बनेंगे। और आप जब भारतीय नागरिकता की बात करते हैं कि भारतीय नागरिक इससे कंसर्न नहीं है, हम भारतीय नागरिक ही है, हम सिटीजन ही है, तो हम एज ए इंडियन सिटीजन कहीं ना कहीं हमारी ये आवाज उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में ये जो एक पहल SIO की तरफ से हो रहा है वो सबसे अहम पहल है, और इस पहल को आगे कैसे लेके जाए, मुझे लगता है इसके बारे में हम सबने एक तरीके से मिलके सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, और ये जिद्दोजहद आगे चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद।
पहली जो हमारी डिमांड या पहला जो एड्रेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो उस मामले में है कि पैलेस्टाइन के इशू पर जिस तरीके से पिछले 22 महीनों से जो पूरा इजराइल का ऑनस्लॉट चल रहा है गाजा में, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए था वो नहीं किया। उस पर गवर्नमेंट की जो खामोशी या साइलेंस है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आप देखेंगे कि बहुत सारे यूएन रेजोल्यूशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एब्सटेन किया, जो आज तक कभी भी फलस्तीन के मुद्दे पर इंडिया ने नहीं किया। सीज फायर की डिमांड जब का रेजोल्यूशन रखा गया उस पर भी गवर्नमेंट ने वोट नहीं किया ताकि इजराइल नाराज ना हो जाए, इसलिए हमने बहुत सारे रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया। ये खामोशी बहुत प्रॉब्लमेटिक है इस सेंस में कि इंडिया ने हिस्टोरिकली हमेशा से जो है इंपीरियलिज्म के खिलाफ और जुल्म और ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। फलस्तीन की बात हो चाहे जहां की भी बात हो, जहां पर भी अत्याचार हुआ है लोगों के ऊपर, जहां पर भी इस तरीके से नरसंहार हुआ है, भारत हमेशा जो है हक के लिए, इंसाफ के लिए आवाज अपनी बुलंद करता रहा है। अब सिर्फ एक एग्जांपल से समझ लीजिए, कोरियन वॉर 1952-53 इंडिया ने बहुत लीडिंग रोल प्ले किया मीडिएट करने में, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। ये उस जमाने की बात है जब हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, अनाज नहीं हुआ करता था हमारे देश में, हम अनाज गेहूं जो यूएसए से मंगाते थे, फिर भी हम डंके की चोट पर यूएस का एग्रेशन को कंडेम करते थे, उसकी निंदा करते थे, यूएसएसआर की एग्रेशन की बात हो उसको भी निंदा करते थे। तो एक इंडिपेंडेंट वॉइस और एक जो जस्टिस की वॉइस है और ऑपरेस्ड की वॉइस है इंपीरियलिज्म के खिलाफ, हमेशा से इंडिया ने आवाज बुलंद की। जब हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे तब हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी इंडिपेंडेंट थी, बट आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए और आज हम एक रेजोल्यूशन पर वोट नहीं कर रहे हैं कि यूएस नाराज हो जाएगा या इजराइल नाराज हो जाएगा। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करना पड़ता है। इंडिया कैन नॉट अबैंडन पैलेस्टीनियंस, इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो फलस्तीनियों को इग्नोर करे, उनको अबैंडन करे और वो विश्व गुरु कहलाए। अगर हम वाकई में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो और प्रोएक्टिव रोल इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने पर, इजराइल के ऊपर और प्रेशर बिल्ड करने के ऊपर और अल्टीमेटली टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की तरफ इंडिया को बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है। ये पहली चीज। दूसरी चीज वो इस तरफ है कि हम तमाम इंडियंस को एड्रेस करते हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों प्यू रिसर्च सेंटर की एक सर्वे पब्लिश हुआ था, बहुत शॉकिंग फाइंडिंग्स है कि इंडिया में सिर्फ 29% लोग हैं जो इजराइल की निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं और फलस्तीन का समर्थन करते हैं। 34% ऐसे हैं जो इजराइल के लिए फेवरेबल व्यूज रखते हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और बाकी के लोग जो है वो इंडिफरेंट है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है कि इंडियंस जो जिनका बात पूरी यहाँ पर शाह साहब ने भी रखी कि हमारा वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हमारी ये संस्कृति रही है कि हम हमेशा से जो है ऑप्रेस्ड के शोषित लोगों की हक में आवाज उठाते रहे हैं। आप उन्होंने इस्लामोफोबिया की तरफ इशारा किया कि ये आज देखेंगे कि आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, इस्लामोफोबिया है, उसी के लेंस से आज इजराइल फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को भी लोग पेंट कर रहे हैं और फलस्तीन के लोगों के साथ वो सहानुभूति नहीं रख रहे, वो हमदर्दी नहीं रख रहे। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। आज जिस तरीके का स्टारवेशन गजा में है, जिस तरीके का मैन मेड फैमाइन वहां पर है, जिस तरीके से ब्लॉकेड उन्होंने कर रखा है कि एड को आने नहीं दिया जा रहा, एड लेने के लिए लोग जा रहे हैं, वहां पे 1000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने शूट करके मारा, जो मासूम भूखे लोग हैं, प्यासे लोग हैं, कई कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, वो जब एड लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनको इजराइल की फोर्सेस मार रही है। ऐसे हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये जो फैमाइन है, इंडियंस तो उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज से 70 साल पहले खुद हमारे इस मुल्क में एक 1943 में बंगाल में फैमाइन हुआ था। वहां पर भी एक ऐसी ऑपरेसिव गवर्नमेंट थी जिसको वहां के अपने लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी, जिसने एक मैन मेड फैमाइन क्रिएट किया जिसमें मिलियंस ऑफ बंगालीज मरे। तो आज से कुछ साल पहले की बात, वो गवर्नमेंट को भी वहां के लोगों की जानों की कुछ नहीं पड़ी थी। आज इजराइल को भी फलस्तीनियों की जानों की कुछ परवाह नहीं, और उसी तरीके से वो उनको स्टार्व कर रहा है, एक फैमाइन क्रिएट किया हुआ और मार रहा है मासूम लोगों को, बच्चों को, औरतों को। 60,000 से ज्यादा हत्या हो चुकी है, उसमें मेजॉरिटी बच्चे और औरतें हैं जो इनोसेंट है, मासूम। तो इस तरीके के नरसंहार के खिलाफ इंडियंस का, पूरे भारतीयों का, मुसलमानों का तो दुख दर्द हो रहा है, वो अलग बात है, तो सिर्फ लोग रिलीजियस एंगल से देखने की बात कर रहे हैं। बट ये सारे इंडियंस को इसका दर्द, इसका पेन जो है फील करना चाहिए कि हमने खुद इस चीज को फेल किया है। हमने हमेशा इसके लिए, आप देखेंगे कि डीकोलोनाइजेशन की डिमांड इंडिया ने की है। तो आज जो हमारी इस तरीके की अपैथी है या इंडिफरेंस है फलस्तीन को लेकर के, मेजॉरिटी हमारे इंडियंस की,
ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हमें अपने इंसानियत को टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि आज हमारी सहानुभूति फलस्तीन के साथ ना होते हुए इजराइल के साथ क्यों है। क्या हम इस तरीके के नरसंहार को कंडोन करते हैं? क्या हम इस तरीके के जेनोसाइड को जो है ओके समझते हैं कि हम इजराइल के लिए इतना फेवरेबल व्यू रखते हैं? तो उसके लिए हमको खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। इसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की ये पूरी कोशिश SIO पूरे इंडिया में पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी वीक ऑब्जर्व कर रही है, जहाँ पे पूरे मुल्क में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है कि तमाम भारतीय नागरिक जो है वो खुद फलस्तीनियों के लिए उनका दर्द महसूस कर सकें, उनके लिए उनके हक में आवाज उठाएं और हमारी सरकार के ऊपर और इस तरीके से प्रेशर बनाए कि वो भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करे ताकि इजराइल इस तरीके का जेनोसाइड रोक सके। तो इस पूरी सॉलिडारिटी वीक के माध्यम से हम यही पैगाम मीडिया को भी और पूरे भारतीयों को देना चाहते हैं कि फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी ये हमारी इंसानियत का सबसे पहला तकाजा है, सबसे पहली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके साथ सॉलिडारिटी रखें, अपनी आवाज़ को उठाएं और बिल्कुल भी जो है कहीं से भी इस तरीके की जेनोसाइड को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर साइलेंट रहना खुद कंप्लीसिट होने जैसा होगा, तो इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। धन्यवाद। मीडियाचा हाऊस आहे, ना धर्माचं नाव इथे कोणी काढलं, ना जातीचं नाव कोणी काढलं, इथे बसलेल्या एकाही व्यक्तीने तसं काही म्हटलं नाही। धर्म आणि जात तुम्ही घेऊन आलात, तरीही मी तुमच्या प्रश्नाचं तुम्ही पत्रकार आहात आणि आम्ही सोशल ऍक्टिव्हिस्ट आहोत आणि माणुसकीच्या नात्याने आम्ही इथे आलो, या आधारावरती या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये मी तुम्हाला उत्तर देतो। धर्म आणि जात बाजूला ठेवून आता मी हे सांगायचा प्रयत्न करते तुम्हाला, तुम्ही हे जे म्हणताय स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशनने फक्त मुस्लिम धार्जिण्या सगळ्या इश्यूजवरती नेहमी आवाज उठवलेला आहे, तर असं नाहीये। कारण की ही स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशनची मी वेगळ्या संघटनेची आणि इंडिपेंडेंटली काम करत असताना सुद्धा मी स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशनच्या अशा अनेक गोष्टींमध्ये सहभागी झालेले आहे आणि तेही वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती सहभागी झालेले आहेत। खास करून विद्यार्थ्यांचे जे विषय राहिलेले आहेत त्या विषयांमध्ये ही संघटना कायम आलेली आहे। जॉईंट ऍक्शन कमिटी जेव्हा मुंबईत आणि महाराष्ट्रामध्ये आणि देशभरात काम करत होती त्यावेळेला रोहित वेमुलाच्या संदर्भातलं असेल किंवा असे अनेक विद्यार्थ्यांचे इश्यूज आम्ही वेगवेगळ्या विद्यार्थी संघटनांमार्फत एकत्र घेतलेले होते। कुठल्या एका धर्माच्या किंवा जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नाही, सगळ्या विद्यार्थ्यांच्यासाठीचे। तर हे SIOच्या संदर्भातला माझा जो काही अनुभव आहे तो तुमच्याशी शेअर केला। दुसरं तुमचं जे म्हणणं आहे की बांगलादेशमध्ये हिंदूंवरती ज्या पद्धतीने होत होतं त्याच्यावरती आवाज, असं नाही, त्यावेळेला खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला गेला। प्रश्न हा आहे की तो आवाज उठवताना कधीच असं म्हटलं गेलं नाही की तुम्ही देशातल्या राष्ट्रीयतेला जागा किंवा पेट्रियोटिझमला जागा आणि या इश्यूवरती आवाज उचलायची गरज नाही, असं कोर्टाकडून कधी म्हटलं नाही गेलं। आमचा मुद्दा हा आहे की आपण ज्यावेळेला जागतिक पातळीवरती एका माणुसकीच्या नात्याने त्या गोष्टीवरती आवाज उचलायचा प्रयत्न करतोय, तर जसं बांगलादेशच्या हिंदूंवरती ज्या वेळेला अत्याचार झाले त्यावेळेला कोर्टाने असं म्हटलं नाही की तुमच्या देशातल्या लोकांच्या संदर्भात बघा आणि दुसऱ्या देशाच्या ह्याच्या संदर्भात तुम्हाला पडायची गरज नाही, तसंच अशीच अपेक्षा इथे सुद्धा आहे की ज्या वेळेला आपण पॅलेस्टाईन मधल्या सगळ्या नागरिकांच्या संदर्भात तिथल्या पीडित शोषित जनतेच्या संदर्भात बोलत आहोत, तर त्यावेळेलाही ते स्वातंत्र्य आपल्याला एक भारतीय नागरिक म्हणून असायला पाहिजे। आणि दुसरं हे संविधानाशी, भारतीय संविधानाशी अशा पद्धतीने जोडलेलं आहे कारण की आम्हाला नाही वाटत ऍज अ, मी माझं पर्सनली म्हणेन की मला एक भारताची नागरिक म्हणून अजिबात ही इच्छा नाहीये की कुठेतरी नरसंहार होतोय आणि मी भारताची नागरिक आहे, भारत अशा कुठल्याही नरसंहारात कुठेतरी भागीदार आहे हे मला एक भारतीय नागरिक म्हणून कधी सहन होणार नाही। आणि त्यामुळे भारताचं संविधान जे सांगत आहे त्या संविधानाच्या अनुसार भारतीय राज्याने किंवा भारतीय गव्हर्नमेंटने त्या पद्धतीने ऍक्ट करावं ही माझी कायम इच्छा राहील। तर त्यामुळे एक भारताची संविधानिक नागरिक म्हणून सुद्धा मी इथे हा आवाज उचलण्यासाठी आलेले आहे। पहले हमारी नीति मानवीय करुणा के ऊपर बेस्ड थी, अब हमारी जरूरतों के ऊपर बेस्ड हो गई है। और आज इजराइल से हमारा व्यवहार और आर्थिक और हमारे सिक्योरिटी का व्यवहार बहुत बढ़ गया है और इसलिए हम उसे खतरे में नहीं डालना चाहते और इसलिए हम एक लाचारी की विदेश नीति इख्तियार कर रहे हैं। ये भी एक टीका पात्र डेवलपमेंट है हमारे देश में और उसकी भी हम निंदा करते हैं।
की प्रेस रिलीज जेएच का आपने पूछा था ना, तो मंडे टेलीविजन पर 2024 में आई हुई है, आप उसको देख सकते हैं अभी भी, जिस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। SIO ने इसके रिगार्डिंग हमेशा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इवन जो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी वीक है, इसमें भी हम यही गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं कि जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। हम ऐसे एब्सटेन कर रहे हैं यूएन रेजोल्यूशन पर, जब सीज़फायर की बात होगी तो ये नहीं चलेगा। इंडिया को और प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए मीडिएट करने के लिए, और एक लेवरेज इंडिया के पास है, जो टाइज उसके हिस्टोरिकल फलस्तीन के साथ भी रहे हैं और अभी इजराइल के साथ भी बड़े टाइज बन गए हैं, तो इंडिया को और ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को इमीडिएट रेजोल्यूशन हो, एड का वापस से शुरुआत हो, एड अलाउ करे इजराइल, और लार्जर जो डिमांड है वो 2 स्टेट सोल्यूशन पर उसको फटाफट इम्प्लीमेंट करे। अब उसमें भी देखिए कि अभी 2 दिन पहले ही वहाँ पर यूएन में जो उसके रिगार्डिंग फ्रांस ने एक रेजोल्यूशन वगैरह पास किया था 2 स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें। इंडिया ने किसी भी कमेटी को को-चेयर नहीं किया, सिर्फ एक लिप सर्विस हम कर रहे हैं, उससे नहीं चलेगा। इंटरनेशनल हमारी फॉरेन पॉलिसी जैसा नहीं है कि लाचारी की हो गई है। एक टाइम तक एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारी हुआ करती थी, हम हमारे ग्लोबल स्टैंडिंग हुआ करती थी, भले हम इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थे फिर भी हमारी बातों का वजन हुआ करता था, आज नहीं हो रहा है। तो वो जो एम्बिग्विटी या फिर हम जो इस तरीके से हेजिटेशन है इंडिया की, वो छोड़ करके वी नीड टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अगर तो जेनोसाइड को हम जेनोसाइड नहीं बुला पा रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके लिए प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है। कल ही कहा गया था कि बहुत देर तक ये बोलते हैं, ये बोलना बहुत पहले होना चाहिए था, अगर सिंसियरली बोला जा रहा है। सर दो कॉन्फ्लिक्ट्स को मिलाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर इंडिया एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकता है। ट्रम्प इज नॉट अ रोल मॉडल फॉर फॉरेन पॉलिसी की ट्रम्प जैसा कोई मीडिएट करे। इंडिया की खुद अपनी हिस्टोरिकल लेगेसी रही है, मैंने पहले भी आपके सामने एग्जांपल रखा, कोरियन वॉर में इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले किया था, इंडिया चेयर कर रहा था एक कमेटी को रिपैट्रिएशन की। तो इंडिया वैसे भी जो है, क्योंकि इंडिया किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं रहता था कि हाँ ये यूएसए या जिस तरीके से अभी इंडिया को देखा जाता है कि ये इजराइल की, और ये इस तरीके से अभी इंडिया के साथ लगा हुआ है कि इंडिया इजराइल और यूएसए का एलाई जैसा देखा जा रहा है। इंडिया की अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और वो इंडिपेंडेंट जो नॉन अलाइन जिस तरीके से पहले हुआ करती थी उसी को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो भी हम एक बहुत अच्छा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। इंडिया की ये हिस्ट्री है कि जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती थी तब इंटरनेशनल एम्बार्गोज के बजाय वो ह्यूमैनिटेरियन एड हमेशा देता था। इराक, ईरान, ये सारों के उदाहरण हमारे पास है कि जब वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और उनके ऊपर वेस्टर्न पावर्स ने एम्बार्गोज लगाए थे, तब भी दवाइयाँ और खाने की चीज़ें इंडिया ने उनको भेजी थी रिलीफ में, और जब उन पर प्रेशर आया था तो इंडिया ने स्पष्ट कह दिया था कि ह्यूमैनिटेरियन एड हम देंगे, उसमें आप बीच में बोल नहीं सकते। अब ये बात हमें याद दिलानी पड़ रही है, वही सबसे बड़ा बदलाव जो भारत की विदेश नीति में आया है, और वो चिंताजनक है। कारण जर आपण भारताची आत्मा मरू देऊ दिली तर मग भारत निरर्थक होऊन जातो, आणि म्हणून भारताच्या आत्मेमध्ये जे माणुसकी नेहमी असायची त्याला जागरूक करण्यासाठी आम्ही आवाज उचलत राहतो। ये जुडिशरी कमजोर होने से ज्यादा जो जुडिशरी में बैठे हैं उनकी नैतिकता में पतन हुआ है। क्योंकि देखिए, हम ये मान सकते हैं कि कोर्ट को ये अधिकार है कि कानून के मुताबिक वो किसी भी चीज पे रूलिंग दे सकता है, लेकिन जज जब वो ऑर्डर लिखवाता है तो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे लिखवाता है, और उसमें उसके शॉर्टकमिंग्स दिखते हैं। ये जो ऑर्डर लिखवाया गया जिसमें आजाद मैदान में प्रदर्शन करने से मनाही कर दी कोर्ट ने, उसमें जो बातें लिखी है जज ने, वो उनको कोई जरूरत नहीं थी वो लिखने की। वो दिखाता है कि वो कितने प्रेजुडिस्ड जज है, और ये बात जुडिशरी को हमको समझानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आखिर में जुडिशरी के सामने भी आईना रखना ये हमारे समाज का कर्तव्य है। ये मैं अपने निजी तौर पे कह रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन को इसमें ये नहीं करता, वो अगर चाहे तो समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा निजी ओपिनियन है। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक
प्रजासत्ताक जनता।